वेलकम बैक टू ट्रिपल टी द टीचर टाइम। और एक नई एनर्जी के साथ मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर लेके आया हूं आज, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 में बेस्ड ये सिलेबस मैंने आपके चैनल इस हमारे चैनल में आपके लिए मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कि मैंने लेक्चर अपलोड किया था सिलेबस डिस्कशन में, और दूसरा उसके यूनिट वन जिसमें मैंने डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनके जो एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट थे उसमें केमिस्ट्री के योगदान के ऊपर मैंने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम दूसरा यूनिट यानी कि यूनिट 1 का पार्ट बी के बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिट 1 में 2 पार्ट था, बताया था मैं, ए और बी। ठीक है, तो पार्ट बी में है आपका द बोर मॉडल, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है बोर मॉडल और बोर मॉडल की लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। बोर सिद्धांत यानी कि बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी परमाणु संरचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है? एटॉमिक थ्योरी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे नील्स बोहर ने 1913 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत ने परमाणु के बारे में रदरफोर्ड मॉडल में संशोधित और विस्तार किया। तो बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें एक गोल्ड फॉइल रहता है और उसमें कुछ बीच में नाभिक रहता है, ऐसा कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। तो उसी के सिद्धांत को आगे जो बोर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, विस्तृत अध्ययन करके बताया। तो उसका बोर सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जब आपको एग्जाम में लिखने आएंगे तो लिखना कि सबसे पहले जो बोर सिद्धांत है उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु संरचना, ये देखिए यहाँ पे एक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, परमाणु संरचना दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु में एक घने धनावेशित नाभिक दिख रहा है आपको, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? नाभिक। दूसरा है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। बोर ने सबसे पहला अभिगृहित उनका ये था कि परमाणु में एक जो घनी नाभिकीय बीच में होता है, उनको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। तो बच्चों, ये हुआ पहला मुख्य बिंदु जिन्होंने बोर ने क्या दिया था, आपको बताया था। बोर ने दूसरा पॉइंट ये बताए थे कि निश्चित कक्षाएं होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये जो गोला गोला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नाभिक है, न्यूक्लियस, और इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है? एक ऑर्बिट्स दिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू है n = 1, n = 2, n = 3। तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल कहते हैं। चलिए, इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बोले कि उनको एनर्जी लेवल कहते हैं, जिसको n = 1, n = 2 या n = 3 से दर्शाया जाता है। तो इतना समझ आया बच्चों? इसमें देखिए आपको बीच में न्यूक्लियस है और ये अलग अलग उसमें कक्षाएं हैं। तो इसको कौन बताए थे? इसको बताए थे बोर नामक जो वैज्ञानिक थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट उन्होंने बताया ऊर्जा का उत्सर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर का जो उन्होंने सिद्धांत दिया उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। ये आपने 11वीं क्लास में थोड़ा सा इसको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे। कैसे? आज हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई मॉलिक्यूल या जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर यानी कि एक्साइटेड स्टेट से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऊर्जा स्तर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और ये वापिस आ रहा है, दिख रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसी लाइन को, इसी जो डायग्रामेटिक है उसको मैंने लाइन में लिखा है कि ग्राउंड स्टेट में जब वापिस आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन करना मतलब क्या? निकालना, खाली करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि कैसे दिख रहा है आपको? एक प्रकार से फोटॉन्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अब मान लिया जाए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और वापिस आ रहा है।
तो ये लो एनर्जी फोटोन, यानी कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एक बार क्या होगा आपका उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, दूसरी बार क्या होगा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ये उन्होंने 2 लाइन बोला। इस ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण विशिष्ट तरंग दैर्घ्य की रोशनी के रूप में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग, देखिए अलग अलग रोशनी के रूप में दिख रहा है ये। तो ये क्या है आपका ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण के बारे में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन, इस बारे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्याख्या की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दे मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे ही वो एनर्जी मिलता है उसको कहा जाता है हायर एनर्जी लेवल में जाता है। और व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, जब वो एनर्जी को लॉस करता है तो फोटॉन्स विथ स्पेसिफिक एनर्जी आर इमिटेड, यानी कि वो अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, जब ये वापस नीचे आ रहा है तो इस तरीके से कुछ एनर्जी आपको लॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने बताया ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में। चलिए उनके कुछ नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटीकरण। एंगुलर मोमेंटम जिसको क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग का क्वांटाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा mvr = nh/2π के फॉर्म में होता है और ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज यानी कि उसका एनर्जी जो है संरक्षित रहता है। उसमें n = क्या है, क्वांटम नंबर, ये हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है h का, इस फार्मूले में इसका मतलब। फिर नेक्स्ट है स्थिर अवस्था। इन्होंने स्थिर अवस्था के बारे में बताया, स्टेशनरी स्टेट। जैसे कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पे इसके पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है या ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। लेकिन जब ये किसी निश्चित कक्षा में होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। इसे स्थिर अवस्था कहा जाता है। ये मैं आपको आगे बताता हूं कैसे ये स्थिर अवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ किताबें रखी हुई है। तो इस किताब से क्या मतलब है बोर थ्योरी का। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने और बेहतरीन तरीके से लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु में उपलब्ध ऊर्जा स्तरों में से किसी एक ऊर्जा स्तर की ही ऊर्जा रख सकता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास न्यूक्लियस में n = 1 की मैं बात कर रहा हूं, n = 1, और उस n = 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो ये n = 1 यानी कि इसी ऊर्जा लेवल का, इसी n = 1 का ही ऊर्जा रखेगा, ना कि ये n = 2 का। तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु में उपलब्ध ऊर्जा स्तरों में से किसी एक ऊर्जा स्तर की ही ऊर्जा रखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n = 2 की एनर्जी को क्या करेंगे, रखेंगे, बेयर करेंगे। तो उसी के बोर थ्योरी ने यानी कि बोर मॉडल जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये बोर थ्योरी का सबसे एकदम अहम हिस्सा था कि इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। स्पेक्ट्रम यानी कि आपका जो कलर स्पेक्ट्रम हम देखते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग सीरीज दिख रहा है, एक बामर सीरीज दिख रहा है, पास्टन सीरीज है, लाइमन सीरीज है। तो बोर के सिद्धांत ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण के कारण होता है। इन्होंने क्या बताया, स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। तो ये जो आपको मैं एक सीरीज दिखा रहा हूं, n = 1, n = 2, n = 3, ये सब क्या है, ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये क्या है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। और इसमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, कहां से इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में आपका हो रहा है, वो आपको इस एरो के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। देखिए
अलग अलग सीरीज आ रही है। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का आपका डायग्राम है। यहाँ पे लिखा है देखिए, एरो पॉइंटिंग डाउन रिप्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल द एटम लॉस ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब भी वो ऊपर से नीचे यानी कि हायर एनर्जी से नीचे अगर लोअर एनर्जी में ये ट्रांजिट करता है तो आपका एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, एनर्जी जो है लॉस करता है। ये मैं आपको स्पेक्ट्रम की व्याख्या में उन्होंने बताया। तो उस तरीके से अलग अलग रीजन में अगर वो, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रीजन में है, फिर ये विजिबल रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है, ये आपको क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉरी, ये आपको जो रीजन दिख रहे हैं क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग क्या होते हैं, रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग आपने सुने होंगे अपने लोअर क्लास में, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इस क्षेत्र में अलग अलग क्या है आपको सीरीज मिलते हैं। देखिए ये बामर सीरीज, हाँ चलिए, अब ये जो आपको बता रहा था मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या है, एक ऐसा रेडिएशन जिसमें अलग अलग क्या रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको, यहां से शुरू है, देखिए फ्रीक्वेंसी, एक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। यहाँ पे आपको कहीं बीच में विजिबल दिखेगा, ये देखिए ये क्या है आपका, विजिबल है, ऐसा रेंज जिसको हम अपने आंख से देख पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इतने भागों में बांटा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग को इतने भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका जो विजिबल रेंज है जिसको हम देख पाते हैं उसका रेंज होता है 400 से लेके 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य को हम क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग रीजन कैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाया हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्ट्रावायलेट रेस को हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है। वैसे आपका एक्सरे देखिए, फिर क्या है आपका इस तरीके से देख रहे हैं आपको रेडियो जिसमें कि एफएम रेडियो, जो भी रेडियो चलता है वो अलग रीजन में है। उसी तरीके से सेल फोन का जो फ्रीक्वेंसी रहता है आपका कौन सा रीजन में जाता है, माइक्रोवेव में जाता है। तो अगर हम यहां से इधर जाते हैं तो आपकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए देखिए एक्सरे का यूज करते हैं ना मेडिकल में, जब हमारा कहीं पे क्या बोलते हैं, बोन फ्रैक्चर हो गया, उसको चेक करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं। उसी तरीके, हाँ जो आप बात कर रहा था विजिबल लाइट, तो ये जो बोर थ्योरी का जो स्पेक्ट्रम था, ये जो हाइड्रोजन वाला जो बात कर रहा था, ये अलग अलग जो वही था, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में देखें, विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, तो अलग अलग रीजन में इनकी अलग अलग जो स्पेक्ट्रा आई थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ये बहुत काम का है आपके लिए। आपको इसमें ये भी पूछते हैं कि कौन सा लाइट है, जैसे कि मैं बात करूं अगर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है या माइक्रोवेव रीजन है, उसका फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक रहता है। वैसे आईआर है, आईआर को हम नहीं देख पाते क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा विजिबल से कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, रिमोट, टीवी के रिमोट को देखिए, हम टीवी जैसे रिमोट प्रेस करते हैं तो जो चैनल चेंज हो जाते हैं, कैसे, तो किसमें काम करता है, उसका आईआर रीजन में जो है काम करता है। चलिए, हाँ ये तो हो गया आपका, इतना हो गया आपका बोर सिद्धांत का कुछ पॉइंट जिसको उन्होंने क्या किया, डिस्कस किए थे। अब आपके सिलेबस में उसके जस्ट बाद लिमिटेशंस दिए हैं। लिमिटेशन यानी कि कुछ कमियां, जैसे रदरफोर्ड मॉडल जब हम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, तो उसमें कुछ कमी रहता है, उस कमी को दूर किया कि इन्होंने बोर मॉडल ने। अब बोर थ्योरी में भी कुछ कमी रही होगी, या बोर थ्योरी में भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसकी व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया, उसको हम पढ़ेंगे, उसको लिमिटेशंस के बारे में, उसकी क्या है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो उसकी सबसे पहला लिमिटेशन था फेलियर फॉर एटम विथ मोर देन वन एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन। बोर थ्योरी जब अपना थ्योरी को प्रस्तुत किया तो उसका जो थ्योरी था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम में ही काम कर रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम में ही काम कर रहा था। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं के लिए असफलता। भाई अगर
ऐसा आपने कुछ थ्योरी प्रस्तुत किया है जो सारे एलिमेंट में काम आए, तब तो आपका थ्योरी का मतलब है। लेकिन जब उसको अलग अलग एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में जब देखे गए तो वहां पे आपको एक नया टर्म्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिकम कॉम्प्लेक्स। क्या चीज का? आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो भी था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये जो थ्योरी था एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एलिमेंट में इन्होंने नहीं कर पाया, और ये इसकी सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले इसका क्या था, फेलियर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वायोलेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इन्होंने एक क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया। जब इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत किया तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं पहले क्लासिकल फिजिक्स बोलता क्या है। क्लासिकल भौतिकी ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षा में गति करता है, जब मैं आपको पहले स्लाइड में फोटो दिखाया था, जब वो गोलाकार कक्षा में गति करता है तो उसे निरंतर विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। भाई अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, निकलता है, और एक ऐसा स्थिति आएगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा, और एक ऐसा स्थिति आएगा कि उसका जो खिंचाव है नाभिक की ओर बढ़ते जाएगा, नाभिक की ओर बढ़ते जाएगा, और वो एक समय के बाद नाभिक में जाके क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, यानी कि नाभिक में जाके गिर जाएगा। ये उन्होंने क्लासिकल भौतिकी जो है बताए थे। लेकिन बोर मॉडल ने इसे इस प्रकार से हल किया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर क्वांटाइज कक्षाओं में रहते हैं। जैसे आपको बताया n = 1 n = 2, अलग अलग कक्षा में क्या रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर रहते हैं, और ये कोई विकिरण का उत्सर्जित नहीं करते हैं, और ये विकिरण का उत्सर्जित नहीं करते हैं। लेकिन यह समाधान क्लासिक विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। जब क्लासिकल फिजिक्स जो भी है, क्लासिकल भौतिकी है, उन्होंने जो बात कही थी उसको इन्होंने क्या बताया, गलत प्रूव किया। बाद में ये मॉडल उस सिद्धांत को व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इसकी दूसरी फेलियर का दूसरा रीजन ये रहा है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स और क्वांटम मैकेनिक्स। मैं आपको बताया कि इसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स बने रहते हैं, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो बोर का सिद्धांत यह मानना था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के साथ यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों पर नहीं चलते, इसके बजाय वे ऑर्बिटल्स में रहते हैं। उन्होंने बोल दिया कि एक रास्ता बना है, एक पथ बना है, ऐसा गोला, ऐसे n = 1 n = 2 और n = 3, ऐसे उन्होंने, किसने बताया, बोर ने बताया। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो एक निश्चित पथ पर नहीं चलते हैं, इसके बजाय वे ऑर्बिटल्स में रहते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ देंगे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, तो उस तरीके के ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और जो स्थान के वो होते जिन्हें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की, हाँ दूसरा चीज, सबसे लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट जो कमी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को नहीं बता पाए। ड्यूअल नेचर यानी कि हमको पता है कि बाद में जब हम इसकी कमी को आगे दूर किए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन में एक तो पार्टिकल नेचर होता है और जिसमें वेव नेचर होता है। उस नेचर की भी आपका जो बोर थ्योरी है वो क्या नहीं किए थे, डिस्कस नहीं किए थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्होंने बोर थ्योरी को क्या साबित किया, इस कुछ मामले में आपको फेलियर साबित किए। एक लास्ट है आपका नो एक्सप्लेनेशन फॉर फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या में भी आपका जो बोर थ्योरी है वो सही साबित नहीं हो पाया, जिसमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। और जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब कोई एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर को या एलिमेंट्स को, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका स्पेक्ट्रल जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो बोर मॉडल इस प्रभाव को नहीं समझा पाया। और बाद में क्वांटम मैकेनिक्स जब आया, क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद बोर थ्योरी के बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स आया, तब इस बारे में उन्होंने जीवन स्प्लिटिंग के बारे में बताया। लेकिन बोर थ्योरी जो है जीवन स्प्लिटिंग के बारे में, जीवन इफेक्ट के बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, हाँ ये तो आपको बता दिया था हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं तक सीमित। अभी आपको बताया कि बोर थ्योरी can only explain the single electron particle system. It means if the more than one electron is there in the system, it cannot relate, it cannot tell about the
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट्स है जैसे कि हीलियम है या लिथियम है, तो इस तरीके के आयनों के बारे में जो बोर थ्योरी था, जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे हीलियम He+ में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस सिस्टम में आपका एक इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, उसके बारे में इन्होंने व्याख्या किया। लेकिन जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा होते गया, 2 या 2 से 1 या 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3 होते गए, तो आपका ये जो सिस्टम था, ये जो बोर थ्योरी था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में ये लिखने को आता है आपको बोर थ्योरी और बोर थ्योरी की सीमाएं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। तो एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन के तौर पे आपको मैं बता देता हूं, बोर मॉडल परमाणु सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कदम था और उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में मदद की, लेकिन इसकी कई सीमाएं थी जिन्हें बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के विकास ने दूर किया। तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जो बोर थ्योरी आया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को तो बताया था, लेकिन कुछ ऐसी भी कमियां थी। भाई कमियां तो हर थ्योरी में रहा है, केमिस्ट्री में हमने देखते आए, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन थ्योरी आया, उसके बाद और थ्योरी आया। उस थ्योरी की कमी को दूर करते करते हमने आज जो मॉडर्न केमिस्ट्री तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो इतना हुआ आपका बोर थ्योरी और बोर थ्योरी की कमियां। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आपके सिलेबस में ये भी दिया है। तो ये हो गया आपका जो यूनिट 1 का जो ए पार्ट नहीं, सॉरी, बी पार्ट में जो था बोर थ्योरी एंड लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें इसका अगर आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है तो देखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बने होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, पहला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको आप बच्चों को, यानी कि सारे कॉलेज के बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सबके सब तक पहुंच जाए। थैंक यू।